हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमन स्कूल। आज से हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट थिंग, इसमें जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है डीके गोयल की बुक। ऑथर है डीके गोयल और पब्लिकेशन से एपीसी पब्लिकेशंस। तो ये बुक आप भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन है और आप बुक नहीं, अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है बुक तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे रिवीजन के लिए। प्लस उसके अलावा मैं आपको अलग से, अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी पीडीएफ। और उसके अलावा आई विल प्रोवाइड नोट्स ऑल्सो। बाकी लर्निंग के लिए आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं टोटली। सो लेट्स स्टार्ट। Financial statements of not-for-profit organization. First, meaning of not-for-profit organization. Profit नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? सिंपली इसके नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं, जो जिनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, लेकिन वो किसी एम के लिए या फिर किसी गोल के लिए या फिर किसी कॉज के लिए बनता है, और उसमें कोई नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। और इसके बारे में और आगे जानते हैं। सो लेट्स सी। देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर फॉर्म्ड not to earn profits but to render services to its members and to the public. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सर्विसेज देना होता है। और वो सर्विसेज किसको देते हैं? उनके जो मेंबर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर पब्लिक को लार्ज में। सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड्स क्लब्स, हॉस्पिटल्स, libraries, schools, religious or institutions, charitable institutions and literary societies. अभी एग्जाम्पल कैसे हुए वो समझो। क्लब्स जैसे स्पोर्ट्स क्लब हो गए। स्पोर्ट्स क्लब क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जिन लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो सब लोग मिलकर एक क्लब बनाते हैं और फिर वहाँ पर कुछ मटेरियल्स वगैरह इकट्ठे करते हैं और फिर साथ में वो लोग खेलते हैं। तो वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि उनका क्लब है और साथ में उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होते हैं, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स होते हैं, बट वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। तो क्लब्स, हॉस्पिटल्स ऑब्वियसली नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। हॉस्पिटल्स में जो भी सर्विसेज रेंडर की जाती है उनका फ़ीस हमको पे करना होता है, उसके अलावा वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। लाइब्रेरीज़ लाइब्रेरीज़ कुछ कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ होती हैं, जैसे कुछ लोगों ने मिलकर कोई लाइब्रेरी बना ली, और फिर या फिर अगर किसी ने, फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी है, जैसे आपके टाउन में कोई लाइब्रेरी है, तो वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि आप वहाँ की मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और फिर या वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं, या फिर लाइब्रेरीज़ में ऐसा भी होता है कि आप इशू करवा के लेके आ सकते हैं बुक, और वापस एक पर्टिकुलर टाइम में आप रिटर्न कर सकते हैं। तो वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। लेकिन लाइब्रेरी का कोई इंस्टीट्यूशन बनाना ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि जो मेंबरशिप फीस आ रही है, सब्सक्रिप्शन फीस आ रही है, वो खर्च का हो रही है, लाइब्रेरियन की सैलरी में खर्च हो रही है। जो लाइब्रेरी है, जो जिस प्रीमाइसेस में सारा सामान पड़ा हुआ है, किताबें पड़ी हुई है, उसको मैनेज करने का कॉस्ट आता है, वहाँ का क्लीनिंग कॉस्ट लगता है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगता है, और अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो रेंट भी लगता है। तो इन सब की अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है। स्कूल्स भी सेम एग्जांपल है, वहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, लेकिन वहाँ अकाउंटिंग करना ज़रूरी है। स्कूल्स में फ़ीस आ रही है, टीचर्स की सैलरीज आ रही है, वहाँ के जो अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो हो रहे हैं, तो इन सब की प्रॉपर अकाउंटिंग ज़रूरी भी है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पल हो गया, तो वहाँ का जो टेम्पल में जो डोनेशन आ रहा है उसके लिए अलग से ट्रस्ट बनता है। तो वो ट्रस्ट इसीलिए होता है कि हाँ, जितना डोनेशन आ रहा है उस हिसाब से वहाँ की जो फैसिलिटीज़ है उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ताकि आने वाले भक्तों को कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस चैरिटी के लिए बनते हैं, तो वहाँ पर टोटली ये रहता है कि हाँ, डोनेशन आ रहा है, फिर वो किस कॉज के लिए खर्च हो रहा है, तो इन सब की अकाउंटिंग ज़रूरी है।
ऐसा नहीं कि नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव है, वहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा तो वहाँ पर अकाउंटिंग भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है, अकाउंटिंग तो करना ही है। एंड लिटरेरी सोसाइटीज़ मतलब क्या, कुछ आर्ट्स फॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक कम्युनिटी होती है, थिएटर्स होते हैं, तो वहाँ पर भी कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि वहाँ पर उस आर्ट और कल्चर से रिलेटेड लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर साथ मिलकर अपना अपना काम करते हैं, और वहाँ पर भी पैसा आता है और पैसा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो इसमें दे रखा है, सच एज अ क्लब प्रोवाइड्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़। क्लब क्या प्रोवाइड करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती है उसके लिए, जो जैसे अगर आप किसी क्लब को ज्वाइन करते हो, स्पोर्ट्स क्लब को, अब आपको बैडमिंटन पसंद है तो आप उस क्लब में जाकर और बैडमिंटन खेल के वापस आ सकते हो। बदले में आप क्या दोगे, ऑब्वियसली फ्री में तो नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि उनके भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो आप क्लब की मेंबरशिप फीस दोगे, राइट। A hospital renders medical services, a literary society promotes arts and culture, and an association may also be formed to protect the rights of its members. Rights, ऐसे एसोसिएशन भी होते हैं जो कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे लेबर यूनियन हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, तो यहाँ पर भी पैसा होता है, यहाँ पर भी अकाउंटिंग होती है, लेकिन यहाँ कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये भी एनपीओ में आ जाता है। तो द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस इज membership subscriptions, donations, and grants, etc. They may also undertake trading activities in order to earn some profit. Such profit is also used for the furtherance of the goals of organization. मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, जो मेंबरशिप के सब्सक्रिप्शंस होते हैं, या फिर गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, डोनेशन मिलता है लोगों से, कॉन्ट्रीब्यूटर्स से, और वो कभी कभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं और उसमें प्रॉफिट भी कमाते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट फाइनली किस में यूज़ होता है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स उनको पूरा करने में। इसका एक एग्जांपल दे देती हूँ तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोई क्लब है, या फिर क्लब नहीं, लेट्स सी, हाँ, अगर कोई थिएटर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो थिएटर में क्या होगा, उनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, लेकिन हम कभी भी थिएटर जाते हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली फीस पे करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको, टिकट्स लेते हैं, वहाँ के पासेस लेते हैं, तो वो पैसा कहाँ जाता है, वो पैसा जाता है, उन लोगों का भी खर्चा होता है, थिएटर कर रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स का खर्चा, उसके अलावा वहाँ पर रिफ्रेशमेंट का खर्चा, वो जिस भी जगह पर परफॉर्म करते हैं, अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस है तो वहाँ का खर्चा, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा, अब उन्होंने पासेस तो दे दिए, लेकिन पासेस के थ्रू जो इनकम हुई उसके अलावा माइनस उनके जो एक्सपेंसेस हुए, तो एक्स्ट्रा उनका प्रॉफिट बच गया, तो वो प्रॉफिट उनको आगे यूज़ आएगा, तो वैसे कर सकते हैं। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया मीनिंग फॉर एनपीओ क्या है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ याद नहीं कर सकते, तो आपको कैसे याद रखना है, एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ। एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ कि आपको कैसे चीज़ें याद रखनी है, आपको कीवर्ड्स मार्क करना है। कीवर्ड्स यानी कि वन सेंटेंस में से वन कीवर्ड अगर आपने मार्क कर दिया तो आपको पूरा सेंटेंस याद रह जाएगा। जैसे मैं बता देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट सेंटेंस था, देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें हम ये मार्क कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, इससे याद रह जाएगा। और सच ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड में याद रह जाएगा कि इसमें हमको एग्जांपल देना है। उसके अलावा प्राइमरी मोटिव, इनका प्राइमरी मोटिव क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। उसके अलावा ये एग्जांपल इतना लिख, और मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है, इतना भी अगर हम करेंगे ना तो हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, as the main aim of these organizations is not to earn profits, they do not prepare trading and profit and loss account. इनका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इसलिए वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बट स्टिल वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। किस लिए मेंटेन करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ लीगल रिक्वायरमेंट, एंड दे वुड ऑल्सो लाइक टू नो whether their current incomes are sufficient to meet their current expenses,
फिर भी वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। अब अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, क्या नीड है? पहली चीज़ लीगल रिक्वायरमेंट है। आपने अपना ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी रजिस्टर करवाया है वहाँ आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं अकाउंट्स रिलेटेड, तो लीगल रिक्वायरमेंट है। और उसके अलावा ये असेस करना कि इस साल जितनी भी इनकम हुई है और जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो मतलब जितनी भी इनकम्स हुई है वो एक्सपेंसेस के हिसाब से है या नहीं। पता चला एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए और इनकम कम हुई। और एक और रहता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अकाउंट्स रहेंगे तो हमें समझ में आएगा ठीक है इतनी इनकम हुई है, हम उसको वहाँ वहाँ अप्रोप्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं करे तो हो सकता है हम यूजलेस चीज़ों में भी एक्सपेंस कर दें। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। For this purpose, they prepare an income and expenditure account which is similar to a profit and loss account of a profit seeking entity. इसलिए वो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जो कि किसके सिमिलर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर है जब हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स बनाते हैं। और बैलेंस शीट भी बनती है। तो कुल मिला के इसमें तीन चीज़ें बनती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। So moving on, main features of not for profit organization. Main features and characteristics of NPO. अब क्या NPO के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब उसका बेसिस क्या होता है वो समझना भी ज़रूरी है उससे पहले कि हम अकाउंट्स करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेन एम है सर्विस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है, सर्विस होता है। सच ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज such as education, healthcare, sports, entertainment, etc. The main aim of these organizations is to provide service either free of cost or at nominal rates or not to earn profit. ठीक है, मेन एम होता है सर्विस। और सर्विस किस किस फील्ड में करवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट। अब ये जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से होती है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो उसके मेंबर्स होते हैं उसका वो खर्चा उठाते हैं, या फिर नॉमिनल रेट्स पे होती है। यानी कि बहुत ही नॉमिनल का मतलब हुआ कि ऐसा रेट जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है, नॉर्मल रेट पे। और नॉट टू अनप्रॉफिट यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, सेकेंड होता है फॉर्म। इसका फॉर्मेट क्या होता है, these organizations are set up as charitable trusts or societies, and subscribers to these organizations are called members. ये इनका फॉर्म होता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं या फिर सोसाइटी होते हैं और इसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। सेपरेट एंटिटी। Third is separate entity. Not for profit organizations are treated as separate entity distinct from its members. In other words, it is not affected by admission of new members and the death or insolvency of an existing member. Obviously ये ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स से अलग है, सेपरेट एंटिटी है, क्योंकि अगर इसका कोई मेंबर मर भी जाता है या फिर नहीं है तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और उसकी इंसॉल्वेंसी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मेंबर है, अगर वो दिवालिया हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, एनपीओ पे उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, सेपरेट एंटिटी है। मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। These organizations are usually managed by managing or executive committee elected by its members. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये संभालता कौन है, तो उनकी ही कमेटी बनती है और उन्हीं में से एक सेक्रेटरी को चूज़ करते हैं। तो वो बंदे, एग्ज़ाम्पल इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, गोकुल धाम सोसाइटी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। तो वहाँ पर कोई नॉट प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बट पूरा सोसाइटी का जो मेंटेनेंस आता है प्लस सोसाइटी फंड में से जो खर्चा होता है, तो वो सारे अकाउंट्स कौन संभालता है, ऑब्वियसली सोसाइटी का सेक्रेटरी ही संभालता है। तो एक जना तो चाहिए और उसमें कुछ कमेटी मेंबर्स भी होते हैं, तो वो सब मिलकर और ये सब संभालते हैं। तो मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। एनपीओ के मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हो गए, पहले भी बताया था, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट।
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एनपीओ है और उनके पास एक्स्ट्रा इनकम बच गई है साल की, तो वो ऐसे ही पड़े रहने देंगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम सबको पता है। इसलिए उसको इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उस पे प्रॉपर इंटरेस्ट मिलता रहे। तो उसमें से जो इनकम उनको होती है वो इसमें आ जाती है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। Surplus not distributed among its members. Current year surplus in the form of excess of income over expenditure is not distributed among its members. It is added to capital fund. For example, जैसे नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट निकलता है तो उसमें से प्रॉफिट विड्रॉ कर सकता है, वो विड्रॉ कर सकता है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, मेंबर्स में कोई सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। जो भी सरप्लस बचता है इस साल का वो कैपिटल फंड में, कैपिटल फंड अकाउंट होता है उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। अकाउंट्स, दिस ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट एंड टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसकी लीगल रिक्वायरमेंट है और उनका कंट्रोल करना भी ज़रूरी है फंड्स के यूटिलाइजेशन के ऊपर। अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं किया तो पता भी नहीं चलेगा कि इनकम कहाँ कहाँ से आई है, क्या पता चोरी तो नहीं हो गई बीच में जिसको हमने चार्ज दिया है। और जो इनकम आई है उसका गलत एक्सपेंसेस में तो खर्चा नहीं हो गया, मतलब जिस एक्सपेंस की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी एक्सपेंस कर दिया। तो इसलिए प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन भी ज़रूरी है और उस प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए अकाउंट्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स, अब किस रूप में अकाउंट्स बनते हैं इसमें, पहला बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें इस साल जितना भी अमाउंट कैश रिसीव हुआ है, कैश और बैंक से जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो आएगा, और जितना भी कैश और बैंक से पैसा गया वो आएगा, ताकि कैश की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है, इसलिए इससे ये पता चल जाए कि इस साल की जितनी भी इनकम है और इस साल के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, और लास्ट में जो भी बचता है, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है तो सरप्लस बचेगा, और इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है इस साल के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्टिकुलर ईयर के लिए ही बनता है, और आगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। और तो डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो फाइनल जो बैलेंस शीट बनती है वही है। डिस्टिंक्शन, नेक्स्ट पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एनपीओ एंड प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट पॉइंट, प्राइमरी मोटिव। Primary motive of such organizations is to provide service. Primary motive of such organizations is to earn profits. नॉ एनपीओ के एनपीओ का जो प्राइमरी मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना, और प्रॉफिट अर्निंग वाले का होता है प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड, अब कैपिटल वर्सेस कैपिटल फंड क्या होता है। They do not maintain any capital account. Instead, they maintain capital fund comprising life membership fees, legacies, surpluses, etc. They maintain a capital account. एनपीओ जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते, इंस्टेड वो क्या मेंटेन करते हैं, कैपिटल फंड, जिसके अंदर लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज और जो भी सरप्लस होता है वो हम ऐड करते हैं। और प्रॉफिट अर्निंग में हमको पता ही है कि हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसमें एनपीओ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से बनते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और प्रॉफिट अर्निंग में अकाउंट्स बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, इसमें जो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी बैलेंस रहता है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, नेट रिजल्ट, वो या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, surplus or deficit is not distributed among its member, it is adjusted in capital fund. सरप्लस और डेफिसिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ये कैपिटल फंड में एडजस्ट हो जाता है, और वहाँ पर जो भी प्रॉफिट में जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ओनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एग्जैक्टली होता क्या है ये समझो। दिस अकाउंट इज मर्ली अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अपेयरिंग इन द कैश बुक।
कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स है उसकी एक टोटल समरी है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, receipts and payment account is nothing more than a summary of the cash book over a certain period, analyzed and classified under suitable headings. In the form of account, most commonly adopted by it is the form of account most commonly adopted by the treasurers of societies, clubs, associations, etc. when preparing the results of the year's working. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है, जितने भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन्स है उनकी समरी हो जाती है। फॉर एग्जांपल पूरे साल में मान लो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, आज हुआ, कल हुआ, एक महीने हुआ, दूसरे महीने हुआ, बट एट द एंड ऑफ द ईयर उन सारे सब्सक्रिप्शन की एक टोटल लगाई जाती है और फिर उसको रिसीट एंड पेमेंट में लिखा जाता है रिसीट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है। एज सच अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। कैश बुक रोज़ बनती है क्योंकि रोज़ के रोज़ ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं और फिर कैश बुक की समरी बनाई जाती है और उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं और वो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं। All receipt and payments, all receipts and payments which are entered in the cash book are also entered in the receipt and payment account, of course in a summary form. जितने भी ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं वो सारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, वो भी समरी फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन डिफरेंट डेट्स, दे विल बी रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक in a chronological order, whereas the receipt and payment account will contain the total subscription received during। ठीक है, इसमें भी वही बोला हुआ है कि अगर किसी क्लब को सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहे हैं अलग अलग डेट्स पे, तो उसमें अलग अलग डेट्स पे आपने कैश बुक बनाई होगी क्लास 11th में, तो आपको पता होगा कि अलग अलग डेट पे रिकॉर्ड कर लिया। अब उसको रिसीट एंड पेमेंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के या फिर सब्सक्रिप्शन का टोटल बैलेंस बना के कि इस तारीख को रिसीव हुआ है और जो भी टोटल रिसीव हुआ है पूरे साल में उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देंगे। एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल नॉट बी एंटर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो। जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा रिसीट एंड पेमेंट में भी रिकॉर्ड नहीं होगा। रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स। First, nature of account. It is a real account and hence the rule of real account, that is debit what comes in and credit what goes out, is followed while preparing it. Thus receipts are recorded on its debit side and payments on the credit side. नेचर ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट है, इसमें जितने भी जो भी आता है उसको डेबिट कर दो, जो बाहर जाता है उसको क्रेडिट कर दो। सेकेंड, इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में मेनली क्या होता है कि कैश इन हैंड से हम स्टार्ट करते हैं, तो कैश इन हैंड ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस एंड विल देयरफॉर बी रिटर्न ऑन इट्स डेबिट साइड। Cash at bank may show a debit of or favorable balance, in which case it will be written on its debit side. But if bank balance is an overdraft or unfavorable balance, it will be placed on the credit side. सो कैश और कैश इन हैंड कैश एट बैंक डेबिट साइड में होता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड में, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट साइड में हो जाएगा। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं रिसीट एंड पेमेंट में। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक। ऑल कैश रिसीट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट irrespective of the fact whether they are of capital nature or of revenue nature, or whether they relate to previous year, current year or next year. For example, receipt of subscription is a revenue receipt and receipt from sale of furniture is a capital receipt, but both will be recorded on its debit side. Moreover, the receipt for subscription, whether for the year ending 31st March 2017, 2018 or for 2019, will be written on its debit side. डेबिट साइड में जितनी भी रिसीट्स है वो रिकॉर्ड होगी, और क्रेडिट साइड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे। उसके अलावा अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रहा है तो ये मैटर नहीं करता कौन से साल का, अगर इस साल जितना भी कैश रिसीव हुआ है चाहे वो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन का कैश हो, इस साल के सब्सक्रिप्शन का कैश हो या फिर एडवांस का सब्सक्रिप्शन का कैश हो, सारा इसमें रिकॉर्ड होगा। और उसके अलावा रेवेन्यू नेचर की कोई रिसीट है या फिर कैपिटल नेचर की सारी इसमें रिकॉर्ड होगी। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड,
जितने भी पेमेंट्स हैं, चाहे वो इस साल के हो, अगले साल के हो, पिछले साल के हो, सारे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक. This account is balanced at the end of the year by entering the closing balance of cash in hand and at bank on the credit side. However, if the closing balance is bank overdraft, it shall be shown on the debit side. Non-cash items are not recorded in this account. This account records only the एक्चुअल रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश. नॉन कैश अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ जो एक्चुअल कैश और बैंक पेमेंट्स और रिसीट्स है वही रिकॉर्ड होगी. और नॉन कैश आइटम जैसे कि डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम्स है, वो सब इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा. और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का पर्पस, दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द करंट इनकम exceed the current expenditure or vice versa. It merely shows the closing balance of cash in hand and at bank. In order to ascertain the net income or loss of a particular period, income and expenditure account has to be prepared with the help of receipts and payments account and after considering the various adjustments. तो रिसीट एंड पेमेंट से हमें ये पता नहीं चलता है कि सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है. ये सिर्फ जितना भी कैश हमारे पास है उसका एक नेट बैलेंस है कि सारी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का नेट बैलेंस है, ना कि हमारा कितना सरप्लस और डेफिसिट हुआ है उसका नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड कैश बुक. रिसीट और पेमेंट अकाउंट और कैश बुक सेम ही होते हैं, जैसा कि हमने बोला कि कैश बुक की समरी है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, लेकिन फिर भी सिमिलर है तो उसके अंदर डिस्टिंक्शन तो होगा. तो डिस्टिंक्शन देखते हैं. बेसिस, इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक. इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईच कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट. कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुए हैं किसी अकाउंट के नाम से, उन सबको एक साथ अकाउंट में लिख के और फिर बाद में जो बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर जो पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस रहता है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं. और कैश बुक में डे टू डे ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं. Period. It is prepared at the end of the accounting year. In other words, it is a summary of cash book. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं और ये कैश बुक की एक समरी है. और कैश बुक हम डेली बेसिस पर प्रिपेयर करते हैं. पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, इट्स मर्ली अ समरी ऑफ कैश बुक. इट इज़ नॉट डीम टू बी अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इसमें कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं होगा रिसीट एंड पेमेंट में, ये सिर्फ एक कैश बुक की समरी है. और कैश बुक में डबल एंट्री सिस्टम होता है. Debit and credit side, it has receipt and payment side instead of debit and credit side. It has receipt and payment sides instead of debit and credit side. इसमें रिसीट और पेमेंट साइड होती है, ना कि डेबिट और क्रेडिट. और कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है. लेज़र फोलियो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई लेज़र फोलियो नहीं होता है, कैश बुक में होता है. Institutions, it is prepared by NPO. It is prepared by all organizations, whether profit seeking or not for profit organization. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ एनपीओज बनाते हैं और कैश बुक एनपीओज भी बनाते हैं और जो प्रॉफिट सीकिंग एंटिटीज़ है वो भी बनाती है. सो लेट्स सी इलस्ट्रेशन नंबर 1. From the following particulars relating to Rotary Club, New Delhi, prepare a receipt and payment account for the year ending March 31, 2019. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, आई शो यू. बट उससे पहले है कि हम ये डिसाइड कर ले कि कौन सी चीज़ रिसीट साइड में आएगी और कौन सी पेमेंट साइड में आएगी. तो रिसीट साइड ये रहेगी और पेमेंट साइड ये रहती है अकाउंट में. तो कैश इन हैंड इधर आएगा रिसीट में, कैश इन हैंड इधर आएगा. सब्सक्रिप्शंस भी इधर आएंगे रिसीट में. डोनेशंस रिसीव्ड, डोनेशंस रिसीव्ड भी इधर आएगा. सब्सक्रिप्शन सब इधर आएगा रिसीट और इधर आएगा पेमेंट. डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन ये भी इधर आएगा. 8% इन्वेस्टमेंट परचेस ये पेमेंट है, ये इधर आएगा. परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये पेमेंट है, ये इधर आएगा. रेंट पेड ये इधर आएगा. एंट्रेंस फी रिसीव्ड ये इधर आएगा. ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ये पेमेंट है, ये इधर आएगा. इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट्स ये रिसीव हुआ इंटरेस्ट तो इधर आएगा. परचेज फर्नीचर परचेज ये पेमेंट है, ये इस साइड आएगा. फर्नीचर परचेज तक हो गया. उसके आगे सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर,
तो अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश आया है, तो जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। बाकी रिसीट एंड पेमेंट में कैश आया है तो रिसीट साइड में आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज पेमेंट हुआ है उस साइड जाएगा। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट रिसीट इधर आएगा। सैलरीज एंड वेजेस पेमेंट है उधर जाएगा। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस पेमेंट है। कैश इन हैंड इधर साइड आएगा, लास्ट का जो बैलेंस बच रहा है। और डेप्रिसिएशन तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं रिसीट एंड पेमेंट में, क्योंकि नॉन कैश आइटम्स नहीं रिकॉर्ड करना है। और अब आगे देख लेते कि हमने सही करा है कि नहीं करा है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैंक सब्सक्रिप्शन हमने सारे एक साथ लिख दिए थे जो भी है। टू डोनेशन रिसीव्ड एंट्रेंस फी रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। और बाकी जितने भी पेमेंट्स है वो भी सब सही है। और बैंक का जो इधर का और इधर का जो बैलेंसिंग फिगर रह जाता है वो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है। वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। एक्चुअल कैश रिसीव्ड और पेड इज रिकॉर्डेड इन अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट वेदर इट इज़ रिलेटेड टू पास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल कैश जो रिसीव और पे हुआ है वो रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो पेमेंट पिछले साल का हो, इस साल का हो या आने वाले साल का हो। ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। चाहे वो कैपिटल नेचर के और रेवेन्यू नेचर के, सारे कैश रिसीट्स और पेमेंट्स इसमें रिकॉर्ड होंगे रिसीट एंड पेमेंट में, और नॉन कैश आइटम्स नहीं रिकॉर्ड होंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द सेकेंड वीडियो। थैंक यू।